कितनी अफसोस की बात है कि दो रिपोर्ट्स हैं, ना ही वजीर आजम ने रिपोर्ट देखी, ना ही वजीर दाखिला ने रिपोर्ट देखी। आप रो रहे होते हो, तकलीफ में होते हो, रिपोर्ट नहीं दी जाती, आपको पोस्टमार्टम नहीं दिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आज ही अरशद का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेता है, तमाम रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श हैं, वजीर आजम के पास टाइम नहीं है रिपोर्ट देखने का। इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीजें आएंगी तो इसमें उनकी जिम्मेदारी भी नजर आएगी। उनको जहां से ये चीज कंफर्म हुई कि उनको यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा, फिर वो मजबूरन गए। लेकिन असमिया डिसॉल्व करने के वजह से क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लियर करनी है, जितने MPAs हैं हमारे माशाल्लाह पंजाब असेंबली, एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड, और वो कहते हैं कि बिल्कुल आप तहलील करके जो इस वक्त इकोनॉमी तबाह की हुई है इन्होंने, अगर ये हालात इतने ज्यादा खराब कर देंगे तो कोई भी हुकूमत के लिए इस हालात में से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। रूस से तेल लेने की बात जिस पर हुकूमत आमादा होगी, दरामद किया जाएगा, ये सम्राट वाकई आवाम तक पहुँचेंगे? इन्होंने बहुत देर लगाई। अभी डार साहब जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लेना चाहिए। 6-7 महीने जो गुजार दिए हैं इन्होंने, अभी तो खैर अभी ये शुरू हुआ प्रोसेस, तो इसमें भी अगले 2-3 महीने लगेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो सबसे बड़ी खबर आज की है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल के अस्कुत नोटिस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम अदालती बेंच ने फौरी तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और साथ ये भी इस्तिफसार किया है कि मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज शाम तक दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और कल तक FIR की कॉपी पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ एक लीडिंग जर्नलिस्ट थे और अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिल रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वजीर आजम में रिपोर्ट देखनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में पहला काम ये होना चाहिए था कि इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और इसके साथ साथ कीनिया में भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफ़ी अरसा हो गया है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर इंसानी हुकूक सेल काम कर रहा है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे। जब रिपोर्ट आई, राना साला के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कीनिया में हुकूमत पाकिस्तान को रसाई हासिल है, तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक साहब गया, ये सामने आना चाहिए किसने उसको कत्ल किया। इसी में बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं एहलिया अरशद शरीफ जवेरिया सिद्दीक। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। और सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं और अज़हर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। उनसे भी हम इस कानूनी नुक्तों पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अज़हर साहब, आपके वक्त का भी। जवेरिया, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए तो ज़ाहिर है हर रात एक मुश्किल रात है, 40 रोज़ से ऊपर हो गए, खतूत लिखे, जब जाके ये अस्कुत नोटिस हुआ, अदालत से उम्मीदें हैं आप सबको। लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि 2 रिपोर्ट्स हैं, ना ही वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट देखी, ना ही वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट देखी। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं तो बहुत दिन से ये गुजारिश कर रही थी कि मैं सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल की तरफ देख रही हूँ कि हमें इंसाफ दें, लेकिन 40 दिन से ज़ायद हो गए तब जाकर जो है ये पहला जो है कदम इस तरफ उठा है कि अरशद शरीफ को जो है वो इंसाफ मिले। इस मुल्क में चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप क्या प्यारा आपसे छीन लिया जाता है, आप रो रहे होते हो, तकलीफ में होते हो, उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो तंग किया जाता है कि आपको रिपोर्ट नहीं दी जाती, आपको पोस्टमार्टम नहीं दिया जाता। मैंने जो FIA की ये टीम बनी हुई है, इनको कहा था कि मीडिया को देने से पहले हमें लवाहिकीन को रिपोर्ट कीजिएगा ताकि हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या वो फैक्ट फाइंडिंग जो है वो निकाल कर लाए हैं। उसका अभी तक नहीं मालूम कि कब देंगे, कब मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आज ही अरशद का जो है वो
मुकदमा दर्ज किया जाए, और मैंने ये गुजारिश की है कि उनकी वालदा की मदईयत में ये किया जाए मुकदमा दर्ज। दूसरा ये है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट भी सबमिट हो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बनाई है। मैं तो डे 1 से ये कर रही थी कि वहाँ तो केस चल रहा है, यहाँ पे भी इस केस को चलना होगा ताकि दोनों तरफ के मुहर्रिकात को देखा जाए। पाकिस्तान में किसने उनको हरासा किया, किसने उनको तंग किया, किसने उन पे 16 FIR जो हैं वो करवाई, किसने उनको इस मुल्क को छोड़ने पे मजबूर किया, किसने उनको दुबई से निकलवाया और किसने उनको कीनिया में असैसिनेट किया। दूसरा जो एक गफलत है हुकूमत की, वो मामला स्टेट टू स्टेट चलते हैं, यानी कि पाकिस्तान ये उठाएगा कीनिया के साथ। मैं फर्द वाहिद के तौर पे ये चीजें नहीं उठा सकती वहाँ पे, वो भी कोई विल नहीं है कि भाई आप उनको कहें कि बताओ वो पुलिस वाले जो आईपुआ जिनकी तहकीकात कर रहा है वो आप उन पे कब मुकदमा चलाओगे, उनको कब सजा दोगे, कौन से उनके लॉ एग्जिस्ट करते हैं कि उनको फांसी दी जानी है या उनको उम्र कैद होगी या फिर इंटरपोल के जरिए से उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। मुहर्रिकात बताए जाएं कि वहाँ पे ये किसने प्लान किया, क्यों प्लान किया और अरशद के ऊपर जो है वो क्यों जो है उन्होंने बुलेट फायर की। अगर कोई इशू था तो वो पाँव पे भी मार सकते थे, गाड़ी के टायर पे मार सकते थे, गाड़ी पे मार सकते थे। ऐसे कैसे है कि किसी और मुल्क का सिटीजन वहां पर आया हुआ है और आप उसको जो है उसके साथ ये सलूक कर दें? तो वो मुहर्रिकात बताए जाएं कि ये प्लानिंग किसने की थी और ये किसने एग्जीक्यूट किया, क्यों किया, किसके एमा पे किया और इससे फायदा किसको हुआ। और आप सही कह रही हैं जुवेरिया, अरशद शरीफ को इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया, हुकूमती तवज्जो सबके सामने है। आपको उम्मीद है कि अब अस्कुत नोटिस है लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत इस पर कोई सीरियसनेस दिखाएगी या हुकूमती किसी नुमाइंदे ने अहले खाना से या आपसे कोई रब्ता किया हो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? देखिए, अगर कोई अब जाहिर सी बात है मैं इद्दत में हूँ, अगर कोई मर्दों वाली साइड पे ताज़ियत कर गया हो तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब डायरेक्ट मेरे साथ फोन पे, क्योंकि सब मुझे कत्ल हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्या चाहते हैं अहले खाना, इस तरह का कोई रब्ता हुआ आपसे? या सोशल मीडिया पे तो ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा हो कि बताएं हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए। अगर ये इन वजारतों पे या इन महकमों पे बैठे हुए हैं तो मुझे मेरा ख्याल में यही याद पड़ता है कि वजारत दाखिला हो या वजारत खारजा हो, सही, या इवन वजारत इत्तलात हो, जिनको ये पता है कि मैं कितने साल से सहाफ़ी हूँ और एक सहाफ़ी की बीवी हूँ, उनकी तरफ से मुझसे कोई रब्ता नहीं किया गया। हाँ, अगर कोई बाहर मर्दों से ताज़ियत करके चला गया तो उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हुकूमती ख़वातीन में से मुझे नहीं पड़ता कि इस पूरे टाइम में मेरी किसी से मुलाकात हुई है। अलबत्ता जो दूसरे जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन हैं या बहुत से और जो ओहदों पे ख़वातीन होती हैं वो ज़रूर मुझसे मिलके गई हैं और सब ने अपनी आप अवाम ने जो है अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई हुकूमती खातून जो है मुझसे मिली है इस पूरे अरसे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जवेरिया हमारे साथ थी, दीक एहलिया शहीद अरशद शरीफ, और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उसामा, सबसे पहले मैं ज़रा आपसे भी बात कर लूँ, फिर हम ज़रा कानूनी नुक्तों की बात करेंगे कि ये कितना अलमिया है, कितना बड़ा कि एक लीडिंग जर्नलिस्ट जिसको इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है, उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेता है, तमाम रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श हैं, वज़ीर आज़म के पास टाइम नहीं है रिपोर्ट देखने का, वज़ीर दाखिला के पास टाइम नहीं है रिपोर्ट देखने का, और अदालत पूछ रही है। सुमैया, इसमें इसलिए उनके पास टाइम नहीं है कि जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीजें आएंगी तो इसमें उनकी जिम्मेदारी भी नजर आएगी कि यही लोग थे, यही वज़ीर दाखिला थे, यही वज़ीर आज़म थे कि जिनके दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ बोगस 2 नंबर FIRs दर्ज होती चली गई। एक वो खत लिखते रहे, वो सदर को खत लिखा, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा, और बजाय इसके कि उनको कोई सिक्योरिटी मुहैया की जाती, उनको और ज्यादा थ्रेट्स और मुकदमात का इंदराज, और पूरे मुल्क में। और फिर चूंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उनके बहुत से सोर्सेज थे, उनको जहां से ये चीज कंफर्म हुई कि उनको यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा, फिर वो मजबूरन गए। ये भी देखिए कि उन्होंने पेशावर एयरपोर्ट का चुनाव किया कि वहां से वो उन्होंने चूज किया कि वहां से उनको जाना होगा। इसका मतलब है उनको इस्लामाबाद या किसी और जगह पर, यानी जहां जहां वफाकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहां ज्यादा खतरा थे, यानी कराची, इस्लामाबाद, दीगर जगहों जा सकते थे, वो पेशावर से जाते हैं। फिर इस हुकूमत ने उनका सारा केस बहुत ज्यादा डाउटफुल करने की कोशिश की, मीडिया को फीड किया गया जिसको हादसा कहें, हादसा कहें, बोल्ड
को आप अलग रखें जी। वर्ल्ड न्यूज ने तो पूरी कैंपेन चलाई। इमरान रियाज वो है इमरान रियाज जिन्होंने ये खतूत लिखने का सिलसिला शुरू करवाया, पूरे मुल्क में लोगों को मुतहरिक किया। अब जवेरिया हमारी बहन है, उनसे बात हो रही थी, आप देखिए जो अरशद शरीफ साहब की वालिदा है, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी ने जिस तरह का खत लिखा है, हर जज को खत लिखा, झंझोड़ के रख दिए सबको। वो खत पढ़ा नहीं जाता, वो बातें सुननी जाती है। जो एक बेटी, हमारी बेटी, इस कौम की बेटी जो बातें लिख रही है, क्या यहाँ पर सिर्फ मरियम नवाज साहिबा हैं, आसफा हैं, बख्तावर हैं, यही लोग कौम की बेटियां रह गई हैं और कोई नहीं है? अरशद शरीफ शहीद की बेटी को नहीं इंसाफ मिल सकता है यहाँ पर? तो फिर आखिरकार 40 दिन से ज्यादा जब 43-44 दिन गुजरते हैं तो ये खतूत की इतनी भरमार हुई कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और इस नोटिस में लिखा गया है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी कौम में इस वक्त कर्ब है, दुख है कि ये क्या हुआ। इसका मतलब है कि जो हमारा निजाम इंसाफ है, हुकूमत है, इस पर लोगों का एतबार नहीं रहा। जाहिर है लोगों का एतबार नहीं है ना। आप देखें कितने सारे केसेस हैं, कितने लोगों को इंसाफ यहाँ मिल जाता है। आपके सामने हमारा अपना ही एक और भाई मुरीद अब्बास, जिसके कत्ल को कई साल हो गए, उसकी बेवा किस तरह दर बदर घूम रही है, उस पर आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, सब कुछ सामने, कातिल सामने, वो भी तो एक मामला है ना उसामा। बड़े अफसोस की बात है। ये है हमारा निज़ाम आदल हमारे मुल्क का। अच्छा अजहर साहब, आप भी इस पूरे केस को बड़ा अथॉरिटी देख भी रहे हैं, सारे मामलात हैं। एक ऐसा केस, एक लीडिंग जर्नलिस्ट का केस जिस पर तवज्जो हुकूमती आपके सामने है सर, और फिर उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी होती है, खतूत लिखती है, सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोटिस ले लेती है, फिर भी आप देखें कि जो हुकूमती मामलात हैं वो कितने सीरियसनेस दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह चलेगा आगे ये मामला सारा? सुमैया, आप मेरे से पूछ रही हैं? जी सर, आपसे ही पूछ रही हूँ सर। अच्छा देखिए सुमैया, आपको पता है कि बोल को क्रेडिट जाता है। आप ही के प्रोग्राम में मुझे मेरा ख्याल है मैं 26 अक्टूबर को था मौजूद, जब उसको खत लिखा गया था सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को और सभी को, और हमने उस वक्त 6 डिमांडें रखी थी। सबसे पहला हमने कहा था कि FIR दर्ज की जाए और पाकिस्तान में FIR दर्ज हो सकती है। अभी तक अंदाजा लगाए ये वाकई हुकूमत में जो कि मुल्जिम बैठे हुए ना यहाँ उसके अंदर, तो इसलिए वो FIR दर्ज नहीं करना चाहते। फिर हमने ये कहा था कि बाकायदा इसका फोरेंसिक किया जाए, पोस्टमार्टम का हमने जिक्र किया, फिर आपको पता फिर पोस्टमार्टम वहाँ भी हुआ, फिर पाकिस्तान में हुआ। फिर साथ साथ हमने सिर्फ यहीं तक नहीं गए थे, हमने कहा था कि इस मामले के जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। फिर साथ साथ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि इट्स अ मैटर बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, यानी अरशद शरीफ साहब का सीनियर गवर्नमेंट की नालायकी या नाहिली है, और उन्होंने अभी तक देखिए FIR भी दर्ज नहीं की, ना उन्होंने दर्ज की ना इन्होंने दर्ज की। और मैं इस तरह के 26 अक्टूबर, 1 नवंबर, 10 नवंबर और 24 नवंबर यानी 4 रिप्रेजेंटेशन भेज दी। सदर पाकिस्तान में भी मामला वापस ये भिजवाया वजारत कानून को, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और ये वही वाला मामला, याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी इस हवाले से है कि नवाज शरीफ के अगेंस्ट अपना लंदन में अपना क्राइम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बाकायदा वाहन को भी तलब कर लिया, और वहाँ भी वो कंस्पिरेसी और चीजें वहाँ भी पड़े हुए हैं। वहाँ नवाज शरीफ, मरियम सफदर, शहबाज शरीफ, उनके अगेंस्ट, राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट वो भी सारे मामला चल रहे हैं। तो मैं तो इसके हालात को इतने अच्छे नहीं देख रहा, इनके लिए बड़े मसाइल बनने वाले हैं, खास तौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए। यानी अब जस्टिफाई का, यानी अब क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे FIA के तहत मुकदमा। अभी FIA का कोई इख्तियार नहीं, ये इख्तियार है इस्लामाबाद पुलिस का, कि जहाँ कंस्पिरेसी है जी बाकायदा वहाँ। और याद रखिएगा, पाकिस्तानी कवानीन, पाकिस्तान पीनल कोड और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कोई भी पाकिस्तान से बाहर हो तो उसका मुकदमा पाकिस्तान के अंदर दर्ज हो सकता है। और कई मिसालें मौजूद है, इमरान फारूक का केस आप लोगों को पता होगा, उसके अलावा कई ऐसे केसेस मौजूद हैं तो जो होने हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने एक्शन कोई नहीं लिया। अब तो बराह रास्त ये मुल्ज़िम लोग होंगे। सर ये बता दें कि स्टेट टू स्टेट जो राब्ता होता है अब इस तरह के मुकदमात का, वो किस तरीके से होगा, कानून क्या कहता है उस पर? अच्छा, उसके लिए देखिए, आपको बुनियादी तौर पर तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो इस सारे मामले को देखेगी। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को लेके जाना चाहती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये स्टेट टू स्टेट का मसला नहीं, ये कौन सा कोई गैर शगाली या गैर, उस हवाले से एक एक्यूज कर रहे हैं, हम लोग एक्यूज कर रहे हैं कि इसमें इसमें बुनियादी तौर पर तो हम तो इल्जाम लगा रहे हैं कि कीनिया पुलिस ने बाकायदा कोई इन्वॉल्व है और ये स्टेट टेररिज्म के मामले में आता है, तो इसको फिर वहां पर लेके जाना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आपस में दोनों से मुमालिक का जो है ना, क्या वो एग्री कर जाए इस बात पे, या वो रजामंदी दे रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जुरिसडिक्शन सरेंडर कर दें और हम इस मामले को वहां तक लेके जाए। और यानी ये अगर देखा जाए तो ये मामला उस हद तक भी सेटल हो सकता है। और वैसे भी हम अगर कोई ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल जो हमारे चले आ रहे हैं UNO के जेर असर,
तो अगर उसको देखा जाए वहां भी ले जाए, लेकिन यहाँ सबसे जो इफेक्टिव रहेगा मैकेनिज्म वो यही रहेगा कि FIR यहाँ दर्ज होके बाकायदा JIT बने और उस JIT में वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा न हो। वफाकी हुकूमत का कोई एतबार नहीं है, उसकी नालायकी सारी सामने आ चुकी है, SHG वाले मामले में, इमरान खान वाले मामले में, और उसके अलावा बाकी सारे आप कई एंकर हजरात के साथ मामला देखते आए हैं और वो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि और अब आज FIR दर्ज होने के बाद सुबह पेश करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट के सामने के क्या वजूहत थी, वहाँ इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि FIR कोई दर्ज नहीं हुई। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये होनी भी चाहिए अजहर साहब, ये बहुत ज़रूरी है और बोल आवाज़ उठा रहा है, उठाता रहेगा हमेशा और अरशद शरीफ शहीद के अहल खाना के साथ खड़ा रहेगा जब तक कि इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, क्योंकि अभी टाइम भी कम है, मैं चाहूँगी अजहर साहब आप पहले ही टेक दे दीजिए। अब ये आगे जो मामला है इमरान खान को नाअहल कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया है तोशा खाना रेफरेंस में, मैं चाहती हूँ ज़रा इस पर आप अपना कॉमेंट करें कि कैसे हो सकता है, ये वाकई बी टीम ही बन गया है इलेक्शन कमीशन हुकूमत की। देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है, इलेक्शन कमीशन ना ट्राइब्यूनल है ना कोर्ट है। हाँ। तोशा खाना में पहले जो नाहल करना है वो भी खिलाफे कानून है। अब उसको पार्टी सदारत से हटाना भी चाहते हैं तो, लेकिन अगर सेक्शन 203 ले लें और 232 ले लें, 232 के तहत जब नाहली होगी 62 और 63 के हवाले से, जिस दिन वो नाहली खत्म होगी और वहीं आप बहाल हो गए तो इमरान खान का फर्ज करें किसी तर्ज के तौर पर भी कि ये मामला अगर नाहली की हद तक जा चुका है तो नाहली तो खत्म हो गया। इमरान खान साहब दोबारा MNA मुंतखब हो चुके हैं, पहले उनको MNA से वो सीटों से डी-सीट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा कि जब 7 सीटों से वो जीते हैं उन सीटों से पहले डी-सीट करेंगे तो फिर आप पार्टी सदारत से हटा सकेंगे, वरना कोई नहीं है। ये कोशिश यही है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए। तोशा खाना वाले मामले में आपको पता है यहाँ अपना और अगर ऐसा होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है ना जी। तो यहाँ जो बुनियादी तौर पर जो बात आई थी ना सामने रखते हुए, वो है कि यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी लार्जर बेंच बन चुका है, लार्जर बेंच बन चुका है जो इस मामले में इलेक्शन कमीशन की शरारत को देख रहा है। इलेक्शन कमीशन आपको पता है, इसके अलावा अपने आप को तौहीन कमीशन के हवाले से मामला भी लेकर चल रहा है, वहाँ पे लार्जर बेंच बन चुका है, वो भी बन चुका है, उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म सामने है। बिल्कुल, उस पर भी बात हुई आज। बहुत शुक्रिया था सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ब्रेक हम लेंगे, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद से वापस आएंगे तो क्या होने लगा है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या कोई मुज़ाकरात होंगे या जिद पर कायम रहेगी हुकूमत, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, जो अभी सूरत हाल है कि एक तरफ इमरान खान ने खुद कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, आइए बैठ जाइए, लेकिन हुकूमत की सारी तवानाइयाँ सिर्फ इस चीज़ पर ज़ाया हो रही हैं कि कैसे तरीके अदम एतमाद लाई जाए, कैसे गवर्नर जो है वो राज लगाया जाए, किस तरीके से इमरान खान को नाअहल करवाया जाए। जो हाँ तवानाइयाँ खर्च होनी चाहिए और वो मामला है मुल्क की मईशत का, आवाम के लिए वहाँ बैठ कर मुज़ाकरात करने के लिए कि हुकूमत की ज़िद और हटदर्मी कहाँ ले जाएगी मुल्क को। मुआशी बहरान और संगीन होगा। और आप देखें कि इमरान खान साहब का बयानिया ये है, वो ये कहते हैं, जिस तरह आप एक तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं कि इंतखाबात करो, मुल्क बचाओ। अब उनका ये ख्याल है कि 8 महीने इस हुकूमत को हो गए हैं और हर आने वाला दिन, हर महीना, हर हफ्ता पिछले से ज्यादा मुश्किल इन 8 महीने अगर हम देखें। अब जितने भी हमारी माशियात हैं वो कहीं डिफॉल्ट की बात करते हैं, कहीं हम सुनते हैं जी अद्वियात नहीं मिलेंगी, डॉलर्स मौजूद नहीं है, बाहर से खरीदारी नहीं हो सकती, आपको ऑयल का भी मसला बन सकता है, इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ सकती है, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसहाक डार साहब इस पर बिल्कुल खामोश है, कोई डायरेक्ट पता चल रहा है, सिर्फ मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने के चक्कर में। तो इमरान खान साहब कहते हैं जी इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके इससे निकला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि आज क्या खबर आई कि इसहाक डार साहब के 5 अरब 58 करोड़ के जो असासे थे मुंजमद, नैब ने वो रिलीज। तो ये चीजें अभी नहीं है, तो हुकूमत चाहती है उतना वक्त जरूर मिल जाए कि हम इनसे यानी जितने केसेस जो रह गए हैं उनसे तो निकल जाए। उसके बाद एक्चुअली हुकूमत इसीलिए टाइम गेन करना चाहती है कि अपने केसेस जो हैं उन पे रिलीफ उनको मिल जाए ताकि ये वक्त मिले, बाकी फिर जो होता है वो होता है। उसामा गाजी, बहुत शुक्रिया, पॉइंट टेकन। ये जो सूरत हाल है उसमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का। आपकी रोज़ तकरीबन मुलाकात हो रही है खान साहब से, क्या करने जा रहे हैं कल से? वैसे तो आप लोगों की एक और तहरीक शुरू हो रही है, लेकिन असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की? मेरा ख्याल है जहाँ तक असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का ताल्लुक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लियर करनी है कि जितने MPAs हैं हमारे माशाल्लाह पंजाब असेंबली, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड
और वो कहते हैं कि बिल्कुल आप तहलील करके। अच्छा। वजह ये है कि जो हालात इस वक्त फाइनेंशियल, जिस तरह की इकोनॉमी की बात हो रही, जो इस वक्त इकोनॉमी तबाह की हुई है इन्होंने, अगर ये हालात इतने ज्यादा खराब कर देंगे तो कोई भी हुकूमत के लिए इस हालात में से निकलना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब देखिए अहम चीज क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये पहले तो सबसे बड़ी बात है, ये अपनी, जिस तरह आप फरमा रही थी कि ये अपना छुटकारा करवाने की कोशिश कर, नैब के तरमीम लाए, नैब के उनकी तरमीम की वजह से सब बच गए और अपना क्लियरेंस करवा लिया। हमें पहले पता था कि यह नारो करना है। फिर वो चीजें जो वो स्टेप्स जिससे हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप वोट डाल सकते हैं, यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, वो आपने हटा दिया। आपको पता है कि ओवरऑल रेमिटेंसेस में भी कमी आ गई जी, जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं उससे भी फर्क पड़ गया जी। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़े। हमने जब रशिया की बात की थी, इन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि गलत सोच है, वो तो क्रूड ऑयल जो मिलता है वो हमारी यहाँ रिफाइनरी में रिफाइन नहीं हो सकता। हालांकि हमाद अजहर ने बड़ी क्लियरली बात कही थी कि स्वैप किए जा सकते। अब ये कौन से तेल की बात कर रहे हैं जो आप आके मुजद्दिक साहब ने पूरी तकरीर दी इसके ऊपर कि अब हम रशिया से तेल ले रहे हैं, फलां कर रहे हैं। इमरान खान क्या गलत कर रहे थे? इमरान खान तो बिल्कुल एक सही पॉलिसी पे चल रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि उनकी पॉलिसी में ये बहुत जरूरी था कि जो करप्ट लोग हैं उनको, उनके ऊपर हम अपना हटा दें, और ये अपनी करप्शन से बचने के लिए ये सारा ढोंग रचाया। और आप जी जी इस वक्त देखिए ना, हम बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़े। आप कहते हैं कि डॉलर की कीमत ये साख आया तो 230, तो आपको 250 पे 260 रुपए पे डॉलर मिलता नहीं है। बता हमारी एलसीज नहीं खुल पा रही। आपको मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारा बाहर से इक्विपमेंट आना है जी, हमारी कोई एलसी नहीं खुल रही, ऐसे नहीं खुल रही कि पैसे नहीं। जब आपके पैसे ना हो तो आपको मतलब है कि आपका दिवालिया हो जाए। अब ये चाहते हैं कि दिवालिया जरूर हो जाए। हालात इतने खराब कर दिए गए कि तहरीक इंसाफ जब आए भी इनके लिए संभालना मुश्किल। ये इनका, ये को पाकिस्तान से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इस सवाल पाकिस्तान से दुश्मनी की और कोई बात नहीं। और ये जिद और आना है इसमें मुल्क का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अभी जो मैं खबर दे रही थी, मैं चाहूँगी आप इस पर दोबारा कमेंट करें डॉक्टर साहिबा, कि जो इसहाक डार साहब हैं वो मुल्क के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन अपने लिए वो खूब ज़ोरों शोर से मामलात कर रहे हैं। 5 करोड़ 80,73,000 के अकाउंट्स बहाल करवा लिए उन्होंने नैब से। अपना बंगला भी वापस कराने के लिए उन्होंने काम कर लिया, अहकाम जारी कर दिए गए। तो ये सब कुछ एक्चुअली वो अपने लिए कर रहे हैं। ये जो बात मैं कर रही हूँ ये तो आपके लिए बेटा बिल्कुल, अगर आप देखें तो हर बंदा किसी से ये बात अब ये किस इरादे से आए, क्या चाह रहे थे, हर बंदे पे अब आयाम हो गया है कि ये सवाए अपने हालात की करने के लिए और काम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो बिल्कुल नहीं आए। अगर वाकई इनको महंगाई की फिक्र थी तो कुछ करते ना। महंगाई के बारे में क्या किया? खाक और मट्टी किया। तो सबसे बड़ी ये बात है कि इकोनॉमी, खास तौर पे मेरा बड़ा कंसर्न है कि टेक्सटाइल की आपकी इंडस्ट्री जो थी चल पड़ी। मजदूर जो थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, 2 लाख मजदूर बेरोजगार थे जिनको रोजगार मिली, आज वो फिर बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी जीवन सबसे बंद हो रही है। अभी तो आपको पता है जैसे जैसे पड़ेगी गैस का इतना बड़ा बहरान आ रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते जी। और ये बिल्कुल इन्होंने उसके लिए कोई, जिस तरह कहते हैं कि हमने बड़ी तैयारी करी। मैं आपको अफसोस ही कहना पड़ता है, कल भी आपको पता है आपने चौधरी परवेज इलाही की वो पढ़ा होगा जो खत लिखा गया है उसको अपना शहबाज शरीफ को जी, कि भाई तुमने 7 अरब रुपए देने हैं इंश्योरेंस के, वो तो दो, हमने सारे पैसे मुकम्मल करके दे दिए। आप लोग पैसे, फेडरल गवर्नमेंट अपनी इंश्योरेंस के पैसे दे नहीं रही और उनसे कौन किन लोगों को बेनिफिट मिल रही है? गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को और इस्लामाबाद को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इन सबको सजा इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट की। हद हो गई है इनकी जुल्म की। ये एहसास ही नहीं करते कि इस सेहत कार्ड से कितने लोगों को कितना ज्यादा फायदा हो।
सही कह रही हैं मैम, ये हालात थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वाहिद सेहत कार्ड था जिससे गरीब आदमी भी अपना इलाज करवा सकता था, आज वो भी मामला ख़राब हो गया है। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। और अब जो सूरत हाल है, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने भी बात करी कि रूस से तेल लेने की बाद जिस पर हुकूमत आमादा होगी, दरामद किया जाएगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या वाकई आवाम के लिए खुशखबरी है कि अब दरामद होगा रूस से तेल, तो वो किस तरीके से आगे मामला चलेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, उनसे हम बात करते हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हुकूमत ये कह रही है कि रूस से तेल दरामद करवाया जाएगा, ये समरात वाकई आवाम तक पहुँचेंगे, ये रूस से तेल दरामद करने के और आवाम को रिलीफ फराम किया जाएगा सस्ते तेल के ज़रिए? देखिए, हम तो डे वन से ये कह रहे थे, क्योंकि मार्च की 28 तारीख को हमने ख़त लिख दिया था रूस के साथ। इमरान खान साहब का प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये यूक्रेन वॉर की वजह से हमें तेल पे मुश्किलात होंगी, तो आप हमें सस्ता तेल देंगे। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हम ज़रूर देंगे और आपको गंदों में भी हेल्प करेंगे। तो हम तो उस वक्त से कह रहे थे और ये उस वक्त मान नहीं रहे थे। पहले तो इन्होंने ये कहा कि खत ही कोई नहीं लिखा गया, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ। बाद में वो, क्योंकि जब रूसियों ने कहा कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तो फिर इन्होंने ये तो मान लिया, लेकिन ये इन्होंने बार बार कहा कि इससे अमेरिका जो है वो उसकी सैंक्शंस हैं वो हम कर नहीं सकते। जब उनको ये बताया गया कि अमेरिका की इस पर कोई सैंक्शंस नहीं है और इंडिया भी ले रहा है, बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी अभी इस प्रोसेस में है, तो इन्होंने बहुत देर लगाई। और इसमें अब कि भाई अभी डार साहब जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें लेना चाहिए। तो इसमें तो आप देखें ना 6-7 महीने जो गुजार दिए हैं इन्होंने, अभी तो खैर अभी ये शुरू हुआ प्रोसेस, तो इसमें भी अगले 2-3 महीने लगेंगे। तो ये तो हमें कम से कम जो है 300 से 500 मिलियन डॉलर पर मंथ का हमें फ़ायदा होना था, और उतना ही हमारा जो सस्ता तेल हम आम आदमी को पहुंचा सकते थे। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, ये अभी करें तो जिस सही। तरह आपने खुद कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और ऑलरेडी लेट तो हो चुके हैं हम, और आपकी हुकूमत पर बहुत तनकीद की गई जब आप लोगों ने बात की कि हम रूस से सस्ते तेल का मुआहदा करने लगे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया और उसका फ़ायदा उठा के अपनी आवाम को फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन आज अगर हुकूमत इतनी बुरे हाल में मईशत को डालकर ये फैसला कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो गया? यार, इस हुकूमत को तो किसी गलती का एहसास नहीं होता ना, बड़ी देर से होता है। ये शुरू से कह रहे थे कि ये हमारे लिए बारूदी सुरंगें ये बिछा के गए और इकॉनमी का सत्यानाश हो गया है, बुरा है, हम इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तो डिफॉल्ट से बचा रहे हैं इसको। तो सारी दुनिया ने देखा कि मई की 22 तारीख को जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे किया उसमें लिखा हुआ था कि पिछले 17 साल में सबसे बेहतरीन वो एक किस्म से माशी जो है तब्दीली आ रही थी, मतलब ग्रोथ हो रही थी, हर चीज में ग्रोथ हो रही थी। वो तो इनके सामने, इनके मुंह पे सामने आ गया। अब ये फिर भी चल लगे रहे। अब आके इनको ये एहसास हुआ है कि जो हमारे पास जो इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किलात हैं, और अभी इन्होंने उठा के IMF को गालियां देनी शुरू कर दी हैं कि ये बहुत सख्त किस्म की कंडीशनैलिटीज हैं, हम कैसे पूरा करेंगे, कैसे। तो इनको तो हमेशा बड़ी देर के बाद ये ख्याल आता है, लेकिन असल में ये नीयत इनकी साफ नहीं है। ये अगर शुरू से ही अगर हमारी सही चीज़ें मानते और उसी को बिल्ड करते तो आज ये हालत नहीं होनी थी। लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि मतलब तासुब नहीं है जिन्होंने हमें बुरा भला कहा। आज की डेट में अगर ये कर देते हैं और वो समराट जो हैं आम आदमी को पहुंचा देते हैं, इसका मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे लेके चले जाते हैं, तो ये मैं उस पर भी खुश हूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शौकत तरीन साहब। साजाना वो कह रहे हैं कि अगर पहले ही ये सम्राट पहुंचा दिए जाते तो आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है, वो नहीं होता, और इसका फ़ायदा हमारे पड़ोसी ममालिक ने ऑलरेडी उठा लिया है। खैर, एक और मौजूद बात करने लगी हूँ मैं, और वो है आपको पता है कि हमेशा से एक रीत रही है नून लीग की कि आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ इंतकामी सियासत करते हैं। ये पुरानी रीत है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, जिसमें शहबाज हुकूमत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का शॉपिंग मॉल
सील कर दिया। सरदार तनवीर इलियास और शहबाज शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता दिनी एक वाक़या पेश आया था नाजरीन। आपको मालूम है एक तकरीब में आपस में बहस हो गई और उसके बाद शहबाज हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। नून लीग जब इक़्तिदार में आई है इंतकामी सियासत की तमाम हदें पार की हैं। जिस शख्स ने भी नून लीग के खिलाफ आवाज़ उठाई उस पर ज़िंदगी को तंग कर दिया गया। सिर्फ कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का आवाज़ उठाना जुर्म नहीं बना। अगर तारीख के औराक को पलटें तो ऐसे कई वाक़यात सामने आएंगे जब नून लीग के ख़िलाफ़ अपने हक़ में आवाज़ उठाना भी बहुत महंगा पड़ा। जमशेद दस्ती को भी नहीं छोड़ा गया जो कि MNA थे, जिनका जुर्म ये था कि वो नवाज शरीफ के करीब जाकर गो नवाज गो के नारे लगाते थे। बस फिर क्या था, उन पर पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उन्हें जेल में डाल दिया। 6 दिन उन्हें भूखा रखा गया। जेल में चूहे, सांप और बिच्छू जो है वो छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। 2017 में अदालत से वापस जाते हुए जमशेद दस्ती रो पड़े और आज सेंटोरस मॉल के मौके पर जमशेद दस्ती पर उठाए जो मज़ालिम हैं वो उसकी तल्ख़ यादें ताज़ा हो गई हैं। जमशेद दस्ती के बाद अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी हुकूमती इंतखाबी कार्रवाइयों की लपेट में आ गए हैं और वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन गया है। और कल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो सेंटोरस के उनके साथ शहबाज शरीफ ने भरे मजमे में जो हितक आमेज़ रवैया इख्तियार किया उस पर उनकी तशफ़ी नहीं हुई और आज उन्होंने हज़ारों मुलाजमीन के साथ ये सलूक किया और मॉल को बंद करवा दिया। कई लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। हुकूमत को सोचना चाहिए, ज़ाती मामलात इस तरीके से डील नहीं होते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलवा रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।